चलिए, युगल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और इन सब के बीच ये जान लीजिए किस तरह से सिस्मिक जोन, जलजले के जो जोन है वो कैसे बटे हुए हैं। जोन नंबर 5 सबसे खतरनाक पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के कुछ हिस्से, उत्तर बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सिस्मिक जोन 4 की अगर बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर के ही बचे हुए इलाके, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के बचे हुए हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से, पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र का भी छोटा सा हिस्सा। तीसरा जोन केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के हिस्से, गुजरात, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के हिस्से। और इसके बाद आता है जोन 2 जिसमें पूरे भारत के कुछ हिस्से हैं। सेंसिटिव हर जगह है। युगल एक बार फिर जुड़े हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। युगल, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है भूकंप के झटकों की, चिंता की बात यह है। देखिए ललित, लगातार प्रकृति इशारा कर रही है और इन इशारों को समझना होगा। एक तो कोरिया क्षेत्र है वो वहां पर ऑलरेडी माइन संचालित हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें तो वहां संभाग में 3 बड़े डैम हैं। 2 बड़े डैम हैं, 2 जलाशय हैं, वो कोरिया क्षेत्र में आते हैं, एक सरगुजा में है, बाकी डैम। तो इस तरह से जैसे जो वैज्ञानिक है, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि इससे प्लेट पर, जो धरती की प्लेट है उस पर व्यापक जो असर पड़ता है, एक जो स्थानीय कारक भूकंप के आने के इसको भी कहा जा सकता है। और जिस तरह से लगातार रिक्टर पैमाने में जो तीव्रता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी 4.8 जो रिक्टर पैमाने में मापा गया है, ये चिंताजनक बात कही जा सकती है। चूंकि ग्रामीण अंचल में जिस तरह से भूकंप रोधी जो घर है वो नहीं बनाए जाते और कच्चे मकान के घर होते हैं, तो ऐसे मकान है वो ढहने की संभावना है ललित ज्यादा बनी रहती है। तो ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में इस तरह से जो खतरा है वो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और चूंकि कोरिया क्षेत्र है वो ऑलरेडी येलो जोन में शामिल है, तो भूकंप बार बार आ सकते हैं, ये संभावना जो जानकार हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूकंप का पूर्वानुमान, आप मौसम का पूर्वानुमान जारी कर सकते हैं, लेकिन भूकंप का पूर्वानुमान किसी भी दृष्टि से जारी नहीं होता। ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसकी वजह से जब बड़े भूकंप आएंगे और रेक्टर पैमाने में उसकी तीव्रता अधिक होगी तो यह कहा जा सकता है कि धन जन हानि दोनों हो सकती है। अब लगातार अगर हम बात करें 4 महीने के भीतर अगर सरगुजा संभाग में चौथी बड़ी भूकंप की झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। लोगों के मन में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परेशानी है वो दिख रही है। इससे पहले जब भूकंप आया था तो उसमें कई लोग घायल भी हुए थे। तो ये कहा जा सकता है कि जो खतरा है वो टला नहीं है, खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि इस दिशा में शोध किया जाए, आखिर ये बार बार झटके कोरिया में ही क्यों आ रहे हैं। जी ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एमपी में अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं, बुलडोजर लगातार एक्शन में है, अतिक्रमण जमींदोज किए जा रहे हैं और अपराधियों के हौसले भी। रतलाम और गुना में दौड़ा है मामा का बुलडोजर। एमपी में मामा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। अतिक्रमण के साथ ही अपराधियों के हौसले भी जमींदोज किए जा रहे हैं। रतलाम में 4 लेन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहीं करीब 1 दर्जन ढाबे, अवैध निर्माण जमींदोज किए गए। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची। करीब 10 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण गिराया गया। इस दौरान एसडीएम, सीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। रतलाम की तरह ही गुना में भी बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिया। यहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने 16,500 वर्ग फीट भूमि को मुक्त कराया। यहां जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया गया था। इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाया। प्रदेश में शासकीय जमीनों से कब्जा हटाने का काम जारी है। बुलडोजर से अतिक्रमणकारियों और बदमाशों का हौसला तोड़ा जा रहा है। प्रशासन अतिक्रमण पर लगातार एक्शन ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रतलाम में दौड़ा है बुलडोजर और इसके अलावा भी कई जगहों पर ये कार्रवाई की जा रही है। सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधीर के पास आपको लिए चलेंगे। सुधीर, क्या कुछ कार्रवाई और ऐसा लगता है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा? सुधीर।
जी बिल्कुल, ये पहली बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है बीते 10 सालों में, क्योंकि ढाबों तक के कोई पहुंचता नहीं था। छोटे मोटे जो ठिकाने होते थे वहां पे कार्रवाई की जाती थी, लेकिन ये पहली बार है कि महू नीमच 4 लेन के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में कार्रवाई देखने को मिली है। 20 बड़े ढाबों को चिन्हित किया गया है जहां से अवैध जो मादक पदार्थ है उनकी खरीद फरोख्त यहां से की जाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मध्य प्रदेश तक के लोगों के तार फैले हुए, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और आसपास के जितने भी प्रदेश है वहां तक के इन मादक पदार्थों की तस्करी की बात सामने आई है। और लगातार प्रशासन को इसी तरह की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद करीब 20 ढाबों की यहाँ पे लिस्टिंग की गई है। सुबह 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी और पॉकलेन मशीन लेकर जो जावरा विकास खंड के अधिकारी है वो पहुंचे हैं और करीब 10 ढाबों को अब तक के जमींदोज कर दिया गया है। और खबर यही है, जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति का कहना है कि शाम करीब 5 से 7 बजे तक के जो बचे हुए 10 ढाबे हैं, यानी कुल 20 जो ढाबे जो अतिक्रमण जो इन्हें चिन्हित किए थे उन सभी पर कार्रवाई हो जाएगी। तो पहली बार इस पूरे रीजन में इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि रतलाम, मंदसौर, नीमच ये पूरा बेल्ट है जहां पर मादक पदार्थों का, अफीम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बड़े पैमाने पर यहाँ पर उत्पादन होता है। और यही वजह है कि यह क्षेत्र तस्करी के लिए भी कहीं ना कहीं अपने पूरे इस मालवा इलाके में जो है प्रसिद्ध रहा है, कुख्यात रहा है। तो यही वजह है कि लगातार जिला प्रशासन को जो यहाँ पे सूचनाएं मिल रही थी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की, उस पर अब जिला प्रशासन ने किसी भी तरह के रिस्क किसी भी तरह का जो टॉलरेंस नहीं दिखाया है। और सीएम के निर्देश मिलने के बाद, हरी झंडी मिलने के बाद एक बार फिर से जेसीबी लेके, जिसे हम कहते हैं कि मामा का बुलडोजर, अब लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश यही है, यही मैसेज देने की कोशिश है कि किसी भी दोषी को अब बख्शा नहीं जाएगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी सुधीर दे रहे थे। इधर भोपाल में एक पुलिसकर्मी को छात्रों से बदसलूकी भारी पड़ी, सड़क पर जोरदार हंगामा हुआ, आरोपी पर एक्शन भी लिया गया। सड़क पर जमा लोगों की भीड़, मौके पर पुलिस भी मौजूद। किसी हंगामे के बाद ये नजारा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। आमतौर पर कहीं हंगामा होता है तो मामला शांत करने के लिए पुलिस पहुँचती है, लेकिन यहाँ पुलिस खुद भीड़ से घिरी है। ऐसा लग रहा है इन्हें खुद मदद की जरूरत है। ये तस्वीरें भोपाल की हैं और भीड़ से घिरे इस पुलिसकर्मी का नाम है कांस्टेबल प्रशांत तिवारी। इस कांस्टेबल पर छात्रों से बदसलूकी का आरोप है कि नशे की हालत में इसने छात्र छात्राओं से बदतमीजी की। इतना ही नहीं, छात्र से मारपीट कर उसके कपड़े भी उतरवाए। यह आरोप गंभीर है और इसे लेकर लोग गुस्से में हैं। गुस्साए लोगों ने एमपी नगर थाने में पदस्थ कांस्टेबल को घेर लिया। इस दौरान लोग कांस्टेबल पर छेड़खानी का आरोप भी लगाते नजर आए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर आए। पुलिस कांस्टेबल पर लगे ये आरोप कितने सही हैं, ये तो पड़ताल के बाद पता चलेगा। लेकिन मामला सामने आने के बाद एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह भदौरिया ने कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ज्ञानवापी से जुड़ा बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें, कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी गई है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, उसे खारिज कर दिया गया। याचिका में यह कहा गया था कि कार्बन डेटिंग की जाए, इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाए और एएसआई से करे, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आखिरकार यह कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी गई। इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, पूरे देश की निगाहें ज्ञानवापी पर जुड़े इस फैसले पर थी और आखिरकार यह फैसला आया है। कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी गई है। और क्या कुछ आज के फैसले में कहा गया वो हम आपको बताएंगे। ज्ञानवापी पर आने वाले इस फैसले के मद्देनजर, कार्बन डेटिंग पर आने वाले इस फैसले के मद्देनजर पहले ही पुलिस और इंटेलिजेंस को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे। मूल रूप से 5 लोग इसमें पक्षकार हैं। आज अदालत में 58 लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी। पूरी तैयारियां की गई थी। कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, वैज्ञानिक सर्वे की मांग की गई थी। पिछली सुनवाई में अदालत ने, वाराणसी कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला यह कि कार्बन डेटिंग की मांग खारिज की गई है।
मामला कहां से शुरू हुआ? मामला शुरू हुआ मां श्रृंगार गौरी की रोजाना सुनवाई के लिए परमिशन दी जाए। आगे बढ़ते बढ़ते मामला यहां तक पहुंचा है। शिवलिंग की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग, इस पर ऑर्डर साफ हो गया है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज। इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला जिस पर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वैज्ञानिक जांच नहीं होगी। ठोस संरचना की उम्र, लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने की मांग की गई थी, अदालत ने मना किया। वैज्ञानिक जांच नहीं कराने के आदेश दिए गए हैं। एक बार फिर सर्वे कराकर शिवलिंग जैसी मिली ठोस संरचना की उम्र, लंबाई और चौड़ाई पता लगाने की मांग की गई थी, अदालत ने खारिज कर दिया। जज थे डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश। 58 लोगों को आज एंट्री दी गई। हिंदू और मुस्लिम पक्ष से जुड़े पक्षकार, उनके पैरोकार और एडवोकेट, इनकी मौजूदगी में यह बड़ा फैसला सुनाया गया। एक और खास बात, वादिनी महिलाएं, दरअसल 5 महिलाओं ने इस पूरे मामले को इनिशिएट किया था। राखी सिंह, वो पिछली बार भी, इससे पहले भी वो सुनवाई में नजर नहीं आई है। उनके अलावा सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, ये जरूर अदालत पहुंची थी। ज्ञानवापी मस्जिद का ये वुजू खाना है और यहां पर जो शिवलिंग जैसी आकृति है उसकी कार्बन डेटिंग की मांग, सिर्फ कार्बन डेटिंग नहीं, वैज्ञानिक परीक्षण हो, यह मांग की जा रही थी, वो खारिज कर दी गई। हालांकि जो मसाजिद कमेटी है उसने पहले ही कह दिया था कि जांच की कोई जरूरत नहीं है, वैज्ञानिक जांच की जरूरत नहीं है। हिंदू पक्ष ने देवी देवताओं की पूजा की मांग की है। फिर उसमें यह मांग कि भाई ये जो पत्थर मिला है या कथित शिवलिंग जिसे कहा जा रहा है या शिवलिंग जिसे कहा जा रहा है, उसकी कार्बन डेटिंग क्यों, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था। और हिंदू पक्ष की तरफ से तर्क यह दिया गया कि भाई कार्बन डेटिंग अगर वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो जाएगी तो आकृति स्पष्ट होगी और ये पुख्ता होगा कि मंदिर के ऊपर इस तरह का कोई निर्माण हुआ है। कार्बन डेटिंग, इसी से अंदाजा लगा लीजिए, कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप और इसकी आधी उम्र ही होती है 5730 साल। एक प्रक्रिया, एक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति जिसके जरिए उम्र का पता लगाया जाता है इस तरह की चीजों का। और इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।